बाघ के मुखौटे वाले व्यक्ति ने सिर हिलाते हुए कहा, बेशक मुझे पता है, लेकिन पिछले कुछ दशकों में क्या आपने कभी सुना है कि रिडेम्पशन सोसाइटी के किसी सदस्य को पकड़ा गया हो और उसने दूसरों को फंसाया हो? आदित्य राज चकित रह गए। रिडेम्पशन सोसाइटी के बारे में उनका ध्यान काफी सीमित था। सीमा हमारी ही एक सदस्य है। वर्षों से रिडेम्पशन सोसाइटी ने अपने स्वयं के कड़े नियम स्थापित किए हैं। हर सोसाइटी के सदस्य की पहचान से लेकर उनके काम तक उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए एक सावधानी पूर्वक व्यवस्था है। हाँ, हमारे पास एक हत्या करने वाली टीम है, लेकिन बस इतना ही नहीं, हमारे पास एक सुव्यवस्थित खुफिया टास्क फोर्स भी है। मनुष्यों की रक्तरेखा और विश्वास हमें एक साथ लाते हैं। ऐसे लोग भी हैं जो राक्षसी ईश्वर परिवर्तन के प्रति जागृत होने के बाद दुश्मन का साथ देना चुनते हैं, लेकिन विशाल बहुमत अभी भी मानव बनना चुनते हैं, क्योंकि हम मूल रूप से अभी भी मनुष्य हैं और राक्षस या अप्सराएं हमें कभी भी स्वीकार नहीं कर सकती हैं। आदित्य राज ने गहरी सांस ली और पूछा, अगर मैं आपके साथ शामिल हो जाऊं तो आप मुझसे क्या करवाना चाहेंगे? बाघ के मुखौटे वाले व्यक्ति ने उत्तर दिया, मैं यहां दो मुख्य कारणों से आया हूं। पहला यह कि मैं आशा करता हूं कि आप शामिल होंगे। आपको ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है, बस यहां हमारे मानव जागीरदारों का प्रबंधन करते रहिए, उनकी संख्या को जितना संभव हो सके बढ़ाइए, उन्हें ज्ञान प्राप्त करने के लिए शिक्षित कीजिए और हमारे कुछ विचारों को उनमें डालिए। यह आपके लिए मुश्किल नहीं होना चाहिए, क्योंकि यह सबसे पहले आपका काम है। आदित्य राज ने थोड़ा आराम किया और सिर हिलाया। और दूसरा कारण? बाघ के मुखौटे वाले व्यक्ति ने कहा, सीमा ने बताया कि आपने एक बहुत ही उत्कृष्ट शिष्य को शिक्षा दी है। यह बच्चा अपनी छोटी उम्र के बावजूद पहले से ही चौथे क्रम की शक्ति रखता है। सोसाइटी ने उसे विकसित करने पर ध्यान केंद्रित करने का निर्णय लिया है और मैं उसे अपने साथ ले जाने के लिए यहां आया हूं। आदित्य राज का दिल दहल उठा। क्या तुम तेजस की बात कर रहे हो? वह सीमा को दोषी ठहराने से खुद को नहीं रोक सके, क्योंकि उसने पहले कुछ नहीं बताया था। वह अभी भी युवा है और उसे अभी तक जागीरदार का दर्जा भी नहीं मिला है। आदित्य राज ने कहा। बाघ का मुखौटा पहने हुए व्यक्ति ने हाथ हिलाते हुए कहा, आपको इसकी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। सोसाइटी इसे संभाल लेगी। इसके अलावा सोसाइटी उसे पूरी तरह से तैयार कर पाएगी या नहीं, यह इस बात पर निर्भर करता है कि उसकी प्रतिभा पर्याप्त है या नहीं। इसलिए मुझे पहले उसका परीक्षण करना होगा। आदित्य राज ने गंभीरता से पूछा, क्या होगा यदि मैं आपके साथ शामिल होने के लिए सहमत नहीं हुआ? बाघ के मुखौटे वाले व्यक्ति ने उत्तर दिया, यह भी ठीक है। सीमा के साथ आपके भाई बहन के रिश्ते को देखते हुए हमें धोखा देने से आपको कोई लाभ नहीं होगा। मुझे विश्वास है कि आप अभी भी हमारा रहस्य बनाए रखेंगे। जहां तक बच्चे की बात है, अगर मैं पुष्टि करता हूं कि उसमें पर्याप्त क्षमता है तो मैं उसे अभी भी अपने साथ ले जाऊंगा। आप मेरी परीक्षा कैसे लेंगे? तभी एक युवा आवाज गूंजी। अगले ही पल एक व्यक्ति कमरे में आया और खिड़की बंद कर ली। वह तेजस था। तेजस को खिड़की से अंदर आते देख बाघ का मुखौटा पहने हुए आदमी ने सहज रूप से अपना हाथ उठाया, लेकिन तेजस की बातें सुनकर रुक गया। उसकी आंखों में आश्चर्य की झलक दिखाई दी। तेजस के आने से पहले उसे उसकी उपस्थिति का पता नहीं चला था। यह बच्चा जो केवल 8 या 9 साल का लग रहा था, क्या खुद को छिपाने में इतना अच्छा था? और यह तथ्य कि वह उसके आने का पता लगा सकता था, इसका मतलब था कि उसकी धारणा भी बहुत तेज थी। तेजस, इधर आओ। आदित्य राज ने तुरंत उसे इशारा किया। तेजस आदित्य राज और हेमा के पास गया। बाघ का मुखौटा पहने हुए उसे रोका नहीं, बल्कि उसे गौर से देखा और सिर से पैर तक उसका जायजा लिया। बाघ का मुखौटा पहने हुए आदमी ने कहा, परीक्षा सरल है, एक वास्तविक युद्ध। यदि तुम मेरे सामने 1 मिनट भी टिक सके तो तुम पास हो जाओगे। न जाने क्यों जब उसने तेजस की आंखों में देखा, जो स्पष्ट लेकिन संयमित थीं, तो उसे कुछ असामान्य महसूस हुआ। उसे पहले से ही अंदाजा था कि यह बच्चा उसके लिए कुछ बहुत ही दिलचस्प आश्चर्य लेकर आएगा। तेजस ने कहा, मैं आपके साथ शामिल हो सकता हूं, लेकिन मेरी कुछ शर्तें हैं। ओह! बाघ का मुखौटा पहने आदमी ने उसे दिलचस्पी से देखा। तेजस की आवाज किसी बच्चे जैसी नहीं लग रही थी। क्या शर्तें? तुमने अभी तक मेरी परीक्षा पास नहीं की है, लेकिन तुम बहुत आश्वस्त लग रहे हो। तेजस ने उसके संदेह का जवाब नहीं दिया। उसने बस इतना कहा,
मैं चाहता हूं कि मेरी ट्रेनिंग काली सिटी में हो और मैं लोगों की नज़रों में अपनी एक सुरक्षित पहचान चाहता हूं। बाघ के मुखौटे वाले आदमी और आदित्य राज के बीच बातचीत सुनकर रिडेम्पशन सोसाइटी के बारे में उसकी समझ और गहरी हो गई थी। यह मानव संगठन निस्संदेह अपने आप में इतना मजबूत नहीं था, और जबकि उनका लक्ष्य महान लग रहा था, इसे प्राप्त करना बेहद चुनौतीपूर्ण लग रहा था। हालांकि यह संगठन उसे जल्दी से जल्दी यहां से जाने की अनुमति देगा, अन्यथा उसे जाने से पहले अपने जागीरदार का दर्जा पाने के लिए कम से कम 1 और साल इंतजार करना होगा। काली शहर में पहले जाने का मतलब था कि वह जल्दी ही वहां पहुंच सकता था। तेजस के लिए इससे ज्यादा महत्वपूर्ण कुछ नहीं था। बाघ का मुखौटा पहने व्यक्ति ने कहा, आपकी पहचान का मुद्दा स्वाभाविक रूप से हल हो जाएगा, लेकिन आप काली नगरी जाने पर क्यों जोर दे रहे हैं? तेजस क्षण भर के लिए चुप हो गया, डरपोक सा लग रहा था। फिर बोला, क्योंकि सीमा आंटी वहां हैं। बाघ जैसे चेहरे वाले व्यक्ति ने पूछा, तो फिर आप हमारे साथ क्यों जुड़ना चाहते हैं? तेजस ने अचानक ऊपर देखा और बिना किसी हिचकिचाहट के कहा, बदला लेने के लिए मेरी मां। वह रुक गया। अपने होठों को भींचते हुए उसकी आंखों में घृणा की चमक चमक उठी। यह सब दिखावा नहीं था। वह केवल 9 साल का था और संदेह से बचने के लिए उसे स्वाभाविक रूप से अपनी उम्र के बच्चों की तरह ही व्यवहार करना था। हालांकि बदला लेने की उसकी इच्छा और नफरत वास्तव में असली थी। बाघ के चेहरे वाले आदमी ने उसकी ओर देखा और धीरे से आह भरते हुए कहा, बच्चे, मैं तुम्हारे बदला लेने के प्रयास का समर्थन करता हूं, लेकिन याद रखना, घृणा को अपने ऊपर हावी मत होने देना। हमारी रिडेम्पशन सोसाइटी के लक्ष्य इससे कहीं अधिक महान है। तेजस ने चुपचाप सिर हिलाया। मैं समझता हूं, लेकिन रिडेम्पशन सोसाइटी में शामिल होने का मेरा यही कारण है। यदि आप मेरी शर्तों से सहमत हैं तो मैं आपके साथ शामिल हो जाऊंगा। बाघ के चेहरे वाले व्यक्ति ने सिर हिलाते हुए कहा, ठीक है, हम फिलहाल आपकी शर्तें अलग रखते हैं। पहले आपको मेरी परीक्षा पास करनी होगी। एक बार जब आप पास हो जाएंगे तब हम आपकी शर्तों पर चर्चा कर सकते हैं। तेजस को स्वाभाविक रूप से समझ आ गया कि उसकी क्षमता का मूल्यांकन किया जा रहा है। जब वह पहली बार काली नगरी में दाखिल हुआ और सीमा से मिला तो उसे तुरंत संदेह हुआ कि उसके कुछ छिपे हुए इरादे हो सकते हैं, और बाद में जो कुछ उसने पाया उससे उसके संदेह और पुष्ट हो गए। काली शहर में अपने समय के दौरान उसने कई जागीरदारों को देखा था, लेकिन उनमें से कोई भी वास्तव में उस व्यवसाय का मालिक नहीं था जिसके लिए वे काम कर रहे थे। केवल 2 अपवाद थे, एक आन्या और उसकी मां, जो आन्या की मिल्क टी शॉप पर थी, और दूसरी सीमा, जो अपनी सराय की मालिक थी। उनके अनुसार आन्या की दूध चाय की दुकान सबसे बड़ी चिंता का विषय थी। यह काली शहर के बिल्कुल बीच में स्थित थी। यह तथ्य कि वहां कोई दुकान बिना किसी राक्षसी उपद्रव के चल सकती थी, इस प्रतिष्ठान की विशिष्टता को साबित करता था। जहां तक सीमा का प्रश्न है, यद्यपि उसकी स्थिति असाधारण नहीं थी, तथापि यह तथ्य कि वह काली शहर में एक छोटी सी सराय की मालिक थी जिसमें मानव जागीरदारों का आना जाना लगा रहता था, स्पष्ट रूप से सवाल उठाता था। उस समय तेजस ने पहले ही मान लिया था कि सीमा रिडेम्पशन सोसाइटी से जुड़ी हो सकती है, या फिर उसे अदृश्य ताकतों का समर्थन प्राप्त हो सकता है। चूंकि सीमा आदित्य राज की बहन थी, इसलिए उसके पीछे किसी बड़ी शक्ति के होने की संभावना कम थी, इसलिए उसके छिपे इरादों पर संदेह अधिक था। इसलिए जब तेजस ने टकराव प्रतियोगिता में भाग लिया तो वह सीमा के इरादों को भी परखना चाहता था। यही वजह थी कि वह उसे अपनी क्षमताएं दिखाना चाहता था। अब जब रिडेम्पशन सोसाइटी के एक सदस्य ने उसे ढूंढ निकाला तो उसे आश्चर्य कम और प्रसन्नता अधिक हुई। यह वही था जिसकी उसे उम्मीद थी। अपनी पहचान से जुड़े मुद्दों को सुलझाना और काली शहर की शुरुआती यात्रा का प्रबंध करना आसान नहीं होगा अगर वह सिर्फ आदित्य राज और खुद पर निर्भर रहे। यह कोई आसान काम नहीं था और इससे भविष्य में आसानी से परेशानियां पैदा हो सकती थीं। दूसरी ओर, जबकि रिडेम्पशन सोसाइटी बहुत शक्तिशाली नहीं थी, एकमात्र मानव क्रांतिकारी संगठन के रूप में उनका निरंतर अस्तित्व यह सुझाव देता था कि उनके पास भरोसा करने के लिए कुछ चीजें थीं, और ये वही संसाधन थे जिनकी तेजस को इस सबसे ज्यादा जरूरत थी। इस प्रकार टकराव प्रतियोगिता में उनकी भागीदारी एक क्षणिक आवेग नहीं थी, बल्कि एक सुविचारित कदम था जिसने एक ही बार में कई उद्देश्यों को प्राप्त कर लिया था।